वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया है जिसमें आपको दर्पण, अवतल दर्पण और उसके साथ साथ जो भी प्रकाश के परावर्तन वगैरह हैं उन सारे रूलों का डिस्कशन किया है। और यकीन मानिए कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि वाह, इससे बेहतरीन फिजिक्स हमें अभी तक नहीं समझ में आया। ठीक है ना? तो आप कोशिश कीजिए कि उन सारे वीडियो को जरूर देखिए और उन वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम है इनको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए क्या नियम है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए। देखिए, इससे पहले हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बताया था। वहाँ पर उनके कुछ इमेजेस बनाए थे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उससे भी महत्वपूर्ण ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम और उसके इमेज हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं, पहले इसके रूल को समझते हैं और फिर इसकी इमेज को देखेंगे। तो सबसे पहले रूल देखिए, जैसे आपने दर्पण में देखा था अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है, तो सेम उसी तरीके से उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। उन तीनों नियमों को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला नियम क्या है उसको समझेंगे। चलिए पहला रूल को समझते हैं। ये देखिए आपका, हम क्या करते हैं, इसके अंदर पॉलिश लगा देते हैं और जब पॉलिश लगाएंगे अंदर तो ये बन जाएगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें अंदर की तरफ होंगी, क्योंकि वो वक्रता केंद्र वगैरह सारी क्या होंगी? अंदर ही होंगी। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या वगैरह सारी चीज़ें अंदर ही होंगी। यहाँ पर जो होगा वो होगा दर्पण का ध्रुव होगा, यहाँ पर होगा मुख्य फोकस होगा और यहाँ पर होगा इनकी वक्रता केंद्र होगी। ठीक है ना? अब इसके बाद इसके रूल को समझते हैं। देखिए, जो भी वस्तुएं रखी जाएंगी, ये वस्तु इधर रखी जाएंगी और जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो इधर बनेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आप दर्पण के अंदर नहीं प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे तो इसके बाहर, तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, वस्तु को इधर रखेंगे और जब इधर रखेंगे तो इसके फिर इमेज बनने के रूल हमको जानना होगा। तो सबसे पहला रूल क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये उत्तल दर्पण है ना, इसके मुख्य अक्ष के समांतर, पहला रूल क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती हैं, ये फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, यहाँ से दर्पण से परावर्तन होकर ये क्या हो जाएंगी? फोकस से फैलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है ना? यहाँ पर हम डॉट डॉट करके दिखाएंगे कि ये प्रकाश की किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला रूल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? दूसरा रूल क्या है, दूसरे रूल को समझते हैं। दूसरा रूल क्या है, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा इसका ध्रुव, यहाँ पर हो जाएगा इसका मुख्य फोकस और यहाँ पर हो जाएगा क्या? वक्रता केंद्र। दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल इसका है, चलिए दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल क्या है कि ये देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, यहाँ पर हम अंदर पॉलिश लगा देंगे तो ये उत्तल दर्पण हो गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि दर्पण की फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, कोई फोकस की ओर प्रकाश की किरणें आ रही हैं ऐसे, ठीक है ना, तो जब इधर आएंगी, किधर आएंगी? फोकस की ओर आएंगी। तो यहाँ पर चूंकि पॉलिश लगा हुआ है तो ये फोकस पर तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन हम डॉट डॉट करके दिखाएंगे कि ये फोकस की ओर आ रही है। तो दूसरा रूल ये है कि दर्पण की फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ से परावर्तन हो जाएगा और परावर्तन हो के किधर जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी दर्पण के फोकस की ओर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दूसरा रूल है। ठीक है ना? अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या है इसको भी समझते हैं। चलिए तीसरे रूल को समझते हैं। तीसरा रूल क्या है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, पॉलिश लगा देंगे अंदर तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ पर इसका हो जाएगा ध्रुव, यहाँ पर हो जाएगा मुख्य फोकस और यहाँ पर हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो ये तीसरा रूल क्या है कि तीसरा रूल ये है कि दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, जो भी प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर आएंगी, लेकिन एक पॉलिश लगाई होने की वजह से ये क्या होंगी? यहीं से क्या होंगी? वापस लौट जाएंगी टकरा के।
तीसरा रूल क्या है कि दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें या आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। यहाँ से टकराएंगे और पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगे। तो ये है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 महत्वपूर्ण नियम। इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे। और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण से ही प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए उसको समझते हैं। चलिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, देखिए उत्तल दर्पण से 2 प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनते थे, उस तरह इसमें 6 प्रतिबिंब नहीं बनते हैं, 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, बाकी एक प्रतिबिंब जो होता है वो मुख्य फोकस पे ही बनता है और वो इतना छोटा बनता है कि वो लगभग दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है हम उसी का यहाँ पर इमेज बनाएंगे। देखिए ये है मुख्य अक्ष, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, पॉलिश लगा दिया, ये पॉलिश लग गई। यहाँ पर होगा इसका ध्रुव, यहाँ पर होगा इसका मुख्य फोकस और यहाँ पर होगा इसका वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है हमें, तो वस्तु हमेशा आप क्या रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे वस्तु को। देखिए हमने क्या किया, वस्तु को इधर रख दिया, ठीक है। जब वस्तु को हमने इधर रखा, ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इमेज बनाएंगे। तो जब इसका इमेज बनाएंगे तो रूल क्या है कि रूल ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, ठीक है ना। क्या है, इमेज थोड़ा सा हम और छोटा लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, इस पॉइंट तक। तो रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से, फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या हो जाएगी, फोकस से फैल गई। उसके बाद दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट है कि फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसको नहीं लगाएंगे। तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल क्या है कि लेंस दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर, क्या है, दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, ठीक है ना। तो दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश की किरणें जा रही हैं, यहाँ से परावर्तन के बाद इसी मार्ग से वापस लौट रही हैं। लेकिन हमने यहाँ दिखा रहे हैं कि ये बिंदु में क्या होती हैं, मिलती हैं। और जहाँ पर ये मिलती हैं, ठीक है ना, उसके बाद वस्तु का क्या होता है, इमेज बनता है। यहाँ पर इमेज बन रहा है, यहाँ पर काट रहे हैं, और जहाँ पर ये काट रहे हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ये वस्तु ए और बी नाम इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ए डैश और बी डैश बनेगा, ठीक है ना। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा और कहाँ बनेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब बिंब सीधा, सीधा, आभासी, आभासी और वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आने वाला 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे मत समझिएगा कि बस वैसे कह दिए कि इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं दर्पण से संबंधित कुछ और डिफिनीशंस हैं, उस पर सवाल वगैरह आते हैं, उन चीज़ों को भी हम समझते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, दर्पण की रेखीय आवर्धन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एम इक्वल टू होता है आई अपॉन ओ।
इसका मतलब क्या हुआ, ये आई जो होता है वो इमेज होता है और ओ जो होता है वो वस्तु की हाइट होती है, यानी इमेज की हाइट और वस्तु की हाइट। यानी हम दर्पण के रेखीय आवर्धन की अगर डिफिनीशन कहें तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई आई तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई ओ के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन। यानी दर्पण द्वारा बने जो भी प्रतिबिंब होंगे, जैसे इससे पहले हमने प्रतिबिंब को बना के दिखाया है, तो यहाँ पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई आई तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई ओ के अनुपात को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यम से व्यक्त करते हैं। यम बराबर होता है आई अपान ओ, या फिर इसी को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं माइनस भी अपान यू। ठीक है ना, यम इक्वल टू आई अपान ओ या फिर माइनस भी अपान यू। यम क्या है, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या, आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। यहाँ पर भी क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति है और यू क्या है, वस्तु की स्थिति है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दर्पण के रेखीय आवर्धन को बता सकते हैं। ठीक है ना, उसके साथ साथ हम कुछ दर्पण के यहाँ पर फार्मूले के भी डिस्कशन कर लें। तो दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र, देखिए दर्पण के सूत्र के डेरिवेशन को सिलेबस से काट दिया गया है, इसलिए डेरिवेशन नहीं आएगा, उसका केवल सूत्र आएगा और उस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। तो दर्पण का सूत्र जो होता है हम आपको बता दें, चाहे वो दर्पण अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, सबके लिए एक ही सूत्र है। तो सूत्र ये है कि 1 स्मॉल एफ इक्वल टू 1 यू प्लस 1 भी। ठीक है ना, ये दर्पण का सूत्र है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं यू भी एफ आर ये चीज़ें हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ यू जो है, यू प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति है, यू क्या है, वस्तु की स्थिति। ठीक है ना, यू क्या है, वस्तु की स्थिति है, बी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ठीक है ना। और एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा, यू भी एफ आर ये जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने क्या किया था, मुख्य बिंदुओं को बताया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इमेज बन रहा है, जो भी इमेज जहाँ बन रहा है उसको जब भी उसकी दूरी नापेंगे तो यहाँ से हम दर्पण के ध्रुव से ही नापेंगे कि ओ ए डैश यही क्या होगी, भी होगी। वस्तु की स्थिति अगर नापनी है तो यहाँ से ध्रुव से यहाँ तक नापेंगे, यानी पी ए कहेंगे। ठीक है ना, तो यू क्या है, वस्तु की स्थिति है, भी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है, और एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है ना। इसी के साथ साथ हम आपको थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा जानकारी और दे दें, जैसे फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध भी पूछे जाते हैं। तो फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध जो होता है वो r इक्वल टू 2f का होता है, यानी त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी के बराबर होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी, या फिर कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे, दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, और उन सारे क्वेश्चनों को करने के बाद हमारा ये दर्पण का जो चैप्टर होगा ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।